नमस्कार। देखते हैं हम जो सीरीज़ अपनी चल रही है 1818 की जो 1818 जो ट्रीटीज़ हैं उसका अगला फेज़ अगला चरण क्या है। हम लोगों ने अब तक 3 कालखंडों की बेहद गंभीरता के साथ और एक अच्छा आलोचनात्मक समालोचनात्मक विश्लेषण किया है 1781 से लेकर 1799 सेकंड फेज वॉज 1803 1803 से 1805 और तीसरा जो अंतिम चरण था संधियों का वो था 1817 से लेकर 1818 का। अब मैं एलोबरेट कर रहा हूँ, मैं काफ़ी विस्तार से ले रहा हूँ 1817 से लेकर 1818 ईस्वी की जो संधियाँ थी और ये संधियाँ काफ़ी स्थायी थी और महत्व रखती थी, जिन्होंने आगे जाकर 1857 के गदर में हम यहाँ इसी संधि में इस क्रांति के बीज निहित थे कि गदर के दौरान क्यों राजपूत नरेशों ने अपने राष्ट्र का सहयोग ना करके, अपने सैनिकों का सहयोग ना करके, क्रांतिकारियों का सहयोग ना करके क्यों उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया। आप यहाँ पर उस बात को बेहद तल्लीनता से समझ सकते हैं, कारण कि अब तक आप इस पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं कि अब तक राजपूत नरेशों को अपने अस्तित्व की वजह नज़र आ चुकी थी कि जब तक इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत, ब्रितानी हुकूमत जिंदा है, तब तक हमारा अस्तित्व भी अक्षुण्ण है, एज इट इज़ रहेगा, चलता रहेगा। ब्रितानी हुकूमत समाप्त, रजवाड़े समाप्त। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों गदर में लगभग राजपूत नरेशों ने कंपनी का साथ दिया था। आइएगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं आपका इस चार्ट को विस्तार दे रहा हूँ। जो तृतीय फेज था 1817 से लेकर 1818 वाला, इसमें कई सारे कॉलम्स आप देख रहे हैं। पहला जो कॉलम है वो स्टेट का है, राज्य का। सेकंड जो है वो किंग का है, नरेश का। तीसरा किस तारीख को हस्ताक्षर हुए। चौथा हस्ताक्षर किस किसने किए। पांचवा ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिसने हस्ताक्षर के लिए मसौदा तैयार किया। इनकी विशेषताएं क्या इन संधियों की। और खिराज की राशि, खिराज का मतलब होता है जो भूमि कर, लैंड रेवेन्यू जो लिया जाता था। तो आइएगा, इस बात को हम समझ सकते हैं। सबसे पहली जो रियासत है वो है हमारे सामने करौली। करौली से महाराजा हरबख्श पाल सिंह के द्वारा 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को संधि की गई थी। हम लोग देख चुके हैं, अर्थात 1817 के दौर में पहली रियासत जिसने संधि की थी वो है करौली। अब यदि प्रश्न आ जाए 1803 ईस्वी में पहली बार संधि करने वाली रियासत थी, तब तो हम करेंगे भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह जाट साहब के द्वारा संधि की गई थी। यदि प्रश्न आ जाए अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली प्रथम रियासत थी भरतपुर, करौली आदि आदि, तो भरतपुर करेंगे। यदि भरतपुर ना हो तो फिर हम करौली करेंगे, क्योंकि फिर सेकंड फेज जो है। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि पहली रियासत जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ स्थायी तौर पर संधि करी और जो आज़ादी तक चलती रही, तब फिर हमारा उत्तर होगा उस सूरत में करौली। तो ये मूल अंतर है जिन्हें हम क्वेश्चन पेपर के नेचर को देखकर ही समझ सकते हैं कि किस रूप में पूछ रहा है। और यदि आपने इन स्लाइड्स को बारीकी से देख लिया, ध्यान देकर समझ लिया, तो फिर कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो प्रश्न किसी भी स्तर पर पूछे। जिस अधिकारी ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को करौली महाराजा हरबख्श पाल सिंह साहब के द्वारा के साथ संधि की थी, उनके एम्बेसडर के साथ, वो था चार्ल्स मैटकॉफ। याद रखिएगा, चार्ल्स मैटकॉफ ने कंपनी संरक्षण में लिया था ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स या ब्रिटिश कंपनी की तरफ से करौली को। इस दौरान करौली के महाराजा थे हरबख्श पाल सिंह और ये संधि की गई थी 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817। याद रखिएगा, ये 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ये वही तारीख है, ये वही तिथि है जिस तारीख को अमीर खां पिंडारी ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ इस शर्त पर संधि की थी 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को कि मैं अपने शेष जीवन काल में जीते जी कभी भी राजपूताने में अथवा ब्रिटिश कंपनी द्वारा संरक्षित किसी भी प्रदेश पर आक्रमण, लूटपाट नहीं करूंगा। और इसी शर्त पर, इसी धारा पर उसे टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत का प्रथम नवाब बनाया गया था। और इसी संदर्भ में आप यह भी जानते हैं कि राजस्थान की एकमात्र स्वतंत्र मुस्लिम रियासत टोंक थी जिसका प्रथम नवाब अमीर खां पिंडारी था। आइएगा, हम दूसरी रियासत को देखते हैं। दूसरी रियासत है कोटा। इस दौरान कोटा के नरेश का नाम है महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा। याद रखिएगा, उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को संधि की थी और इस संधि पर भी
जो हस्ताक्षर हुए थे ब्रिटिश अधिकारी का वो था दिल्ली का ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ। आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं, ये ऊपर तो है कोट ऑफ आर्म है यानी कि राज चिन्ह है करौली का। ये महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा का चित्र है आपके सामने, आप मैटर को देखिएगा। कोटा महाराव की तरफ से याद रखिएगा कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि कोटा के तरफ से महाराव नरेश जो उम्मेद सिंह हाड़ा थे प्रथम, उनकी तरफ से उनके दीवान और फौजदार दीवान झाला जालिम सिंह जिनके टाइटल आगे जाकर थे राजराणा, उस झाला जालिम सिंह ने और ब्रिटिश कंपनी की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा इस संधि में कुल धाराएं 11 थी, मूल धाराएं तो असल में 10 थीं। याद रखिएगा मूल धाराएं असल में 10 थी, इस बात को आपको बेहद अच्छे से समझना है। लेकिन यदि प्रश्न आ जाए कि कुल धाराएं कितनी थी तो फिर हमारा जवाब होगा 11 धाराएं थी। खिराज की राशि कितनी थी, यानी कि चूंकि कोटा मराठों को भूमि कर अदा करता था, चौथ और खिराज की राशि अदा करता था, तो यहाँ से भारी भरकम इनसे खिराज वसूला गया। और उसकी वजह थी कोटा असल में एक से अधिक मराठा सरदारों को खिराज अदा करता था, तो उसका बंटवारा उसी रूप में हुआ। और कोटा से जो राशि तय की गई कंपनी के द्वारा वो अपने आप में बहुत बड़ी राशि थी। जरा देखिएगा, आपके बहुत काम की चीज़ है और यहाँ पर लाइन टू लाइन टॉपिक टू टॉपिक मैंने इसको एग्ज़ाम ओरिएंटेड नेचर के रूप में इन स्लाइड्स को तैयार किया है। कंपनी को वही खिराज अदा करेंगे जो वे मराठों को अदा करते थे, मतलब कोटा रियासत या कोटा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा कंपनी को वही खिराज अदा करेंगे जो वो मराठा सरदारों को अदा करते थे। चूंकि कोटा राज्य पेशवा को, होलकर को, सिंधिया को और पंवार को, यानी कि चार एक तरह से हकदार थे कोटा से चौथ और खिराज वसूली के। एक तो पेशवा, एक इंदौर के होलकर, एक सिंधिया और एक पंवार, चारों को खिराज अदा करता था। और चूंकि कोटा के अधीन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 कोटड़ियाँ और शाहबाद का परगना भी था। अतः शाहबाद के परगने से अलग डील हुई, 7 कोटड़ियों से अलग खिराज की राशि की मांग हुई। कोटा राज्य से यद्यपि ये 7 कोटड़ियाँ और शाहबाद का परगना कोटा के ही अंतर्गत आता था। और आपको यह भी बतला दूंगा आप लोगों को कि जो झाला जालिम सिंह था वो आगे जाके बड़ी डिप्लोमेटिकली एक ट्रीटी करेगा, सप्लीमेंट्री ट्रीटी या पूरक संधि करेगा इसी कंपनी के साथ कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से। अतः कोटा से लिया जाने वाला खिराज अन्य रियासतों की तुलना में कुछ ज़्यादा रहा। और इसकी क्या इनकी डिमांड थी, क्या इनकी रेट्स या दरें थी, कोटा राजस्व से यानी कि कोटा का जो टोटल रेवेन्यू है कोटा स्टेट का, उससे 2,44,777 रुपये वसूले जाने थे। 2 लाख, दोबारा सुन लीजिएगा, 2,44,777 रुपये वसूले जाने थे अकेले कोटा से। 7 कोटड़ियों से 19,997 19,997 रुपये इनको वसूलना था और शाहबाद परगने से 25,000 रुपया वार्षिक लेना था। यदि प्रश्न आ जाए सुमेलित कीजिए सत्य कथन असत्य कथन कौन सा, वहाँ आप लोग मारे जाओगे, या मैच करना आ गया, तो आपको बड़े बारीकी से इस बात को ध्यान देना है, मैं आग्रह करता हूँ। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह के नोट्स के बारे में कितने फ़ायदेमंद है, कितना ये फ्रूटफुल या यूजफुल है आप लोगों के लिए। कोटा के टोटल रेवेन्यू से, कोटा के कुल राजस्व से जो कंपनी को प्राप्त होना था वो था 2,44,777 रुपये, यानी कि 2,44,777 रुपये। 7 कोटड़ियों से 19,997 रुपये 19,997 रुपये इन्हें पाना था कंपनी को। और शाहबाद के परगने से एक मुश्त 25,000 रुपये वार्षिक लेना था। यह भी याद रखना कि ये जो संधि की गई थी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को, याद रखिएगा 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को जो संधि की गई थी, ये संधि असल में कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह की कूटनीति का बहुत बड़ा ये परिणाम था या एक मुजाहरा था। दूसरी बात, यहाँ पर मात्र मूक दर्शक था कोटा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा। आगे जाकर झाला जालिम सिंह के प्रति यही नाराज़गी बनी जब वो पृथक से एक पूरक संधि मतलब एक तरह की
कोटा रियासत के ऊपर अपना किरदार, अपना व्यक्तित्व काफ़ी वृहद बनाते हुए वो कंपनी से पृथक से संधि करेगा। अब आप यहाँ पर भी इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोटा दीवान का कद, राजनीति, समकालीन जो कंटेम्प्रेरी जो पॉलिटिकल जो कंडीशन थी, जो सर्कमस्टेंसेस थे इन कंटेम्प्रेरी राजपूताना, समकालीन राजपूताने में जो राजनीतिक दशाएं थी, उस स्थिति में कोटा दीवान का झाला जालिम सिंह, राज राणा झाला जालिम सिंह विच इज़ फाउंडर वॉज द झालरापाटन एंड द झालावाड़ स्टेट। हालांकि झालावाड़ स्टेट का तो प्रथम शासक जो था वो झाला जालिम सिंह का पोता मदन सिंह था, राज राणा मदन सिंह, लेकिन कोटा झालावाड़ शहर और झालरापाटन शहर को जो बसाने का जो श्रेय जाता है वो झाला जालिम सिंह साहब को जाता है। राज राणा बेसिकली ये गुजरात से यहाँ पर आए थे और आगे जाके इन लोगों ने, झाला जालिम सिंह ने मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह को अपना पेंशनर बना दिया था, याद रखिएगा। अमीर खां पिंडारी इसका प्रमुख मित्र था, जमशेद खां हो, इन किसी का वश नहीं था। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह एक समय कोटा दीवान झाला जालिम सिंह के द्वारा दी गई पॉकेट मनी पर, जेब खर्ची पर अपना खर्चा निकाल रहा था, दैनिक भत्ता। इस बात को याद रखिएगा, जनरली इस तरह के मैटर आप लोगों को प्राप्त नहीं होता है। तो ये संपूर्ण रजवाड़े की ये जो एक मनोदशा है कि संपूर्ण रजवाड़े को धत्ता बतलाते हुए कोटा का एक दीवान संपूर्ण ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वतंत्र पृथक रूप में अपनी शर्तों पर संधि करता है, अपनी बातें मनवाता है कि चाहे कोटा शासक का पद, कोटा शासक के पद वंशानुगत तौर पर रहे महाराव उम्मेद सिंह प्रथम आड़ा के वंशजों के पास है, लेकिन कोटा दीवान, दीवान का मतलब जिसके पास खजाना है, जिसके पास भूमि कर वसूलने का अधिकार है, और फौजदार विच वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द कोटा मिलिट्री, जो कोटा फौज का सेनापति होगा, सेनाध्यक्ष पद होगा, वो दोनों पद झाला जालिम सिंह और उसके पश्चात उसके पुत्रों, उसके वंशजों के पास रहेगा। ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसी को फॉलो करने का प्रयास किया जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह साहब के द्वारा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अक्सर कहा गया व्हाट इज़ द ह्यूज रिस्क, आई थिंक डोंट टेक अ लिटिल चांस टू शाइन योर कैरियर विच इज़ द ह्यूज रिस्क। यदि आप अपने भविष्य को चमकाने के लिए छोटा सा भी कदम आगे नहीं बढ़ाते हैं, खतरा मोल नहीं लेते, तो आप यकीन मानिएगा ज़िंदगी में आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। खतरों के आगे जीत होती है और खतरों का खिलाड़ी था झाला जालिम सिंह राज राणा, कोटा दीवान। देखिएगा जो अगली संधि की गई वो थी असल में कोटा के साथ पूरक संधि। आप लोग यहाँ पर इस बात को देख रहे हैं, कोटा दीवान झाला जालिम सिंह के द्वारा ये पूरक संधि की गई थी। देखिएगा कोटा दीवान झाला जालिम सिंह, इस समय जो कोटा का नरेश था वो वही था महाराव उम्मेद सिंह प्रथम आड़ा। ये संधि की गई थी 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। कोटा ने जो पहली संधि करी वो थी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को, यानी कि 1817 में मात्र 2 रियासतों ने संधि करी, मात्र 2 रियासतों ने संधि करी संपूर्ण राजपूताने में। और ये 2 रियासतें कौन कौन सी थी? मात्र 2 रियासतें। ये 2 रियासतें थी करौली एवं कोटा। 1823 में मात्र 1 रियासत ने संधि की थी, सिरोही ने। तमाम शेष जितनी रियासतें थी वो जनवरी 1818 से लेकर दिसंबर 1818 के बीच में थी। तो 1817 के वर्ष में 1817 के वर्ष में जब संधियाँ की गई वो मात्र 2 स्टेट थे, करौली और कोटा। और 1818 में जो पहली संधि की गई फरवरी के अंदर, वो कोटा के द्वारा की गई, लेकिन वो दीवान झाला जालिम सिंह की एक व्यक्तिगत संधि थी। याद रखिएगा ये संधि की गई थी 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। लेकिन इस संधि की पुष्टि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, याद रखिएगा गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 7 मार्च 1818 ईस्वी को दिल्ली में की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है। संधि की गई 20 फरवरी 1818 को। इसका अनुमोदन या इसकी पुष्टि, यानी कि इसको प्रामाणिक तौर पर एक तरह से इसका अनुमोदन किया गया दिल्ली में गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा 7 मार्च 1818 ईस्वी को। देखिएगा इस संधि पर कितने लोगों के हस्ताक्षर थे। यदि मैं ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से बात करूं तो चार्ल्स मैटकॉफ एम्बेसडर था, दूत था जिसने संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कुल 6 लोगों ने इस मसौदे पर, इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। एक तो ब्रिटिशर था चार्ल्स मैटकॉफ, एक था महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा प्रथम,
यद्यपि यहाँ पर एक बड़ी बात है, एक इतिहासकार हैं जिनका ये कहना है कि महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा उस दिन दिल्ली में मौजूद नहीं थे, तो उनके द्वारा हस्ताक्षर करने के का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन चूंकि 6 लोगों के हस्ताक्षर हैं, मे भी कि जो छठा हस्ताक्षर था महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा का, इस संधि का जब दस्तावेज, जब लेटर कोटा लाया गया हो, तब वहाँ पर आपने संधि पर हस्ताक्षर किए हों झाला जालिम सिंह के दबाव में, क्योंकि झाला जालिम सिंह सर्वे सर्वा था इस समय कोटा राज्य का। और यही बात कोटा के लोगों को चिढ़ा गई थी कि महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा ने सब कुछ सौंप दिया अपनी अकर्मण्यता, अपनी अक्षमता के चलते कोटा दीवान झाला जालिम सिंह। और कोटा दीवान झाला जालिम सिंह की मोनोपोली या निरंकुश जो राजशाही थी, उससे जनता और यहाँ के जो जागीरदार थे वो त्रस्त थे। कहीं ना कहीं एक कठोर अनुशासन, यदि आपको संपूर्ण राज्य को एक रखना है तो डिसिप्लिन बेहद जरूरी होता है। बहरहाल ये विषय से भटकने वाली बात होगी। तो एक हस्ताक्षर, कुल 6 लोगों ने हस्ताक्षर किए, ये जानकारी भी आपको बहुत बहुत रेयर कहीं मिल जाए तो अलग बात है। 6 लोगों ने, कुछ प्रमुख लोगों ने हस्ताक्षर किए। इनमें एक है मैटकॉफ, दिल्ली का ब्रिटिश रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ, एक नरेश महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा, दूसरा राजराणा झाला जालिम सिंह, ये तो प्रमुख व्यक्ति है जो संधि कर ही रहा है। एक थे महाराज शिवदान सिंह, एक थे हुलचंद और शाह जीवन राम। कुल 6 लोगों ने हस्ताक्षर किए, मैटकॉफ, उम्मेद सिंह, झाला जालिम सिंह, महाराजा शिवदान सिंह, हुलचंद और शाह जीवन राम। आइएगा, यदि हम इस संधि की विशेषताओं की बात करें तो इस संधि को आप इस विशेषताओं को देखिएगा। ये जो पिक्चर आपके सामने, ये झाला जालिम सिंह की है, आपको नज़र आ रहा है। आज झाला जालिम सिंह साहब का जो हवेली है कोटा में, उसके एक हिस्से में तो आर्काइव्स पुरातत्व विभाग का मुख्यालय है, और एक हिस्से में जो ऊँटों वाली जो हमारे यहाँ पे पुलिस फोर्स होती है, उसका कमांडेंट जो हेडक्वार्टर है वो है वहाँ पर। बहुत बड़ी, अपने आप में काफ़ी सुरक्षित मैं समझता हूँ, चंबल से घिरी हुई, पर कोटे के अंदर ये आज भी है। कोटा का बाशिंदा हूँ तो मैं काफ़ी पुख्ता तौर पर जानकारी आपको दे सकता हूँ। काफ़ी विजिट भी किया है मैंने अपने कई नेशनल सेमिनार्स के, रिसर्च आर्टिकल्स के सिलसिले में, इस आर्काइव्स में। बहरहाल, यदि इस संधि की विशेषताओं की बात की जाए तो पहला पॉइंट हमारे सामने आता है, ये संधि किसी भी सूरत में महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा के साथ अथवा उनके हितों के संदर्भ में नहीं थी। वास्तव में महाराव सिर्फ यहाँ पे कठपुतली था, एवं यह संधि संपूर्ण राजपूताने के स्तर पर उस नरेश का सबसे बड़ा अपमान था, क्योंकि उसके दीवान झाला जालिम सिंह ने उस पर प्रेशर बनवाकर उसको एक तरह से नेपथ्य में, पर्दे के पीछे नेपथ्य में ढकेल दिया और खुद सर्वे सर्वा बनकर कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ चार्ल्स मैटकॉफ के माध्यम से आप संधि कर रहे हैं 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। आगे देखिएगा, यह संधि झाला जालिम सिंह की कूटनीति का परिचय था, नो डाउट। यह संधि झाला जालिम सिंह कोटा दीवान की कूटनीति का परिचय था। मैंने अभी कहा आपको, डॉक्टर रामप्यारी शास्त्री, यह इस तरह की नॉलेज बहुत मुश्किल से मिलेंगी। और मैं फिर बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर रीच आइदर RS एग्जामिनेशंस और जो भी हैं, ये काफ़ी, क्योंकि आजकल जो मैं नेचर देख रहा हूँ क्वेश्चन पेपर्स की, वो बहुत सामान्य नेचर नहीं है कि आपने डायरेक्ट क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं जो डायरेक्ट हिट किए जा सकें। डॉक्टर रामप्यारी शास्त्री एक इतिहासकार है, उनका मान्यता है कि संधि पर हस्ताक्षर दिल्ली में हुए थे, नो डाउट, एवं उस दिन महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा दिल्ली में मौजूद नहीं थे। इसलिए मैंने अभी कहा हाल ही में कि संभवतः महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा के जो हमें सिग्नेचर मिलते हैं वो फिर कोटा में लाकर किए गए हैं। इस संधि की पूरक धाराएं क्या थी मुख्य धाराओं के अलावा? शासक का पद महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा या उनके वंशजों के पास रहेगा, लेकिन दीवान एवं कोटा के फौजदार का पद, कोटा के दीवान और फौजदार का पद वंशानुगत तौर पर झाला जालिम सिंह, राजराणा झाला जालिम सिंह और उसके पश्चात उनके वंशजों के पास रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर कोटा की सत्ता का सर्वे सर्वा झाला जालिम सिंह के पास ही रहना है। याद रखिएगा, यह संधि गुप्त संधि थी। यदि प्रश्न आ जाए कि ये संधि प्राकट्य रूप में सामने थी सबके, या ये एक तरह का सीक्रेट ट्रीटी थी या हिडन ट्रीटी थी या गुप्त संधि थी, तो हमारा उत्तर होगा यह गुप्त संधि थी। या प्रश्न आ सकता है, निम्न में से कौन सी संधि गुप्त संधि थी? आपको उलझना नहीं है। पूरक संधि जो की गई थी 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कोटा दीवान झाला जालिम सिंह के द्वारा।
झाला जालिम सिंह ने जिस तत्परता से, याद रखिएगा, झाला जालिम सिंह ने जिस तत्परता से अंग्रेजों से संधि की एवं अपने राज्य के संसाधन अंग्रेजों को पिंडारियों के उन्मूलन हेतु उपलब्ध करवाए थे। असल में कोटा नरेश महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा की तरफ से कोटा दीवान झाला जालिम सिंह ने जिस तत्परता से कोटा रियासत को संधि के ऊपर लेकर आया, इतनी बड़ी खिराज की राशि पर। और फिर मैं पिछली स्लाइड्स में सीरीज जो चल रही है उसमें मैं कह चुका था कि पिंडारियों के उन्मूलन के दौरान भी कोटा दीवान झाला जालिम सिंह ने अपनी 4 तोपें, अपने सैनिक, अपने राज्य के संसाधन मुक्त हस्त से कंपनी को प्रोवाइड करवाए थे। इससे कंपनी काफ़ी खुश थी। कंपनी की सिंपैथी या कंपनी का जिसे हम कहते हैं आशीर्वाद वो झाला जालिम सिंह पर था और इसीलिए झाला जालिम सिंह के विशेष आग्रह पर 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को कुल 11 धाराओं वाली संधि की गई थी। अब इन 11 धाराओं में 2 पूरक धाराएं और जोड़ी गई थी 20 फरवरी 1818 को। पहली कोटा नरेश के बारे में कि कोटा नरेश का पद आज के बाद महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा के पास और उसके बाद उन वंशानुगत तौर पर हेरिडिटिकली उनके बेटों के पास, उनके वंशजों के पास रहेगा। लेकिन कोटा दीवान और फौजदार का पद राज राणा झाला जालिम सिंह और उसके बाद उनके वंशजों के पास वंशानुगत तौर पर, पैतृक तौर पर उनके पास रहेगा। यदि इस संधि के सिग्निफिकेंस या महत्व की हम बात करें तो महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस संधि का सबसे बड़ा महत्व क्या है समझिएगा। इस प्रकार कोटा महाराव नाम मात्र का शासक बना रहा, किंतु महाराव एवं दीवान के मध्य झगड़े का अंत फाइनली 12 अप्रैल 1838 ईस्वी को, याद रखना 12 अप्रैल 1838 ईस्वी को हुआ, जब झाला जालिम सिंह के पोते झाला मदन सिंह को एक संधि के द्वारा कोटा का आधा हिस्सा अलग करके झालावाड़ राज्य के अस्तित्व के रूप में सौंप दिया गया। और सही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। कोटा वालों ने भी तो यही किया था। कोटा वाले भी तो छोटू भैया ही थे बूंदी के। बूंदी को तोड़कर कोटा वालों ने अपना राज्य अलग लिया और कोटा को तोड़कर झालावाड़ अलग किया। जैसी करनी वैसी भरनी, ये जगत का नियम है। तो असल में 12 अप्रैल 1838 ईस्वी को कोटा राज्य से पृथक होकर नया राज्य झालावाड़ की स्थापना हुई, जिसका प्रथम शासक झाला जालिम सिंह का पोता राज राणा झाला मदन सिंह था। ये इस संधि का सबसे बड़ा महत्व है। यदि बात की जाए खिराज की राशि या हम बात करें विशेषताओं की तो उसे देखिएगा। एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ की भांति यहाँ पर तो खिराज की राशि इसलिए तय नहीं हो सकती, खिराज की राशि ऑलरेडी तय की जा सकी कोटा राज्य के साथ। एक दूरदर्शी कूटनीतिज्ञ की भांति भारत में अंग्रेजों का भविष्य समझते हुए उनके इस कार्य में 23 नवंबर 1817 ईस्वी को, याद रखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर से भी पहले, जो पहली संधि कोटा के साथ हुई उससे भी पहले 23 नवंबर 1817 ईस्वी को कौन से स्थल पर, याद रखना राउंठे कोटा रियासत में गांव है, राउंठे नामक स्थल पर कर्नल जेम्स रोड के साथ मुलाकात हुई थी किसकी, झाला जालिम सिंह की। और इस मुलाकात में आपने अपनी सहमति प्रदान की थी कोटा की तरफ से कि मैं कोटा राज्य के साथ संधि करवा दूंगा कंपनी की। और आपने क्या कहा था, मैं जानता हूं कि 10 वर्ष बाद संपूर्ण भारतवर्ष पर कंपनी का राज हो जाना है। यद्यपि ऐसा 10 वर्ष के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत जल्दी ये साकार हो गया। तो जो सपना, जो भविष्यवाणी थी झाला जालिम सिंह की, वो अक्षरशः साकार हुई। कर्नल जेम्स टोड के कहने पर झाला जालिम सिंह ने पिंडारियों के दमन हेतु कंपनी सरकार को 1500 पैदल, याद रखना बहुत बड़ी संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1500 पैदल प्यादे, 100 घुड़सवार एवं 4 तोपें सहायता में दी थी ताकि पिंडारियों का इरिडिकेशन या उन्मूलन किया जा सके। एवं जब अंग्रेज कप्तान जे मैल्कम, बेहद इंपॉर्टेंट, एवं जब अंग्रेज कप्तान जे मैल्कम शत्रुओं से घिर गया था तो उसको सहायता देकर सकुशल बचाया था झाला जालिम सिंह ने। कुल मिलाकर झाला जालिम सिंह की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहायता से कंपनी सरकार पिंडारी नेताओं को कैद करने में, पिंडारी नेताओं को कुचलने में सफल हुई। मराठा युद्ध में भी उसके द्वारा, झाला जालिम सिंह के द्वारा दी गई मदद से कंपनी सरकार को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ था। और आप देखिएगा झाला जालिम सिंह कितना ताकतवर व्यक्ति होगा, कितना संसाधन संपन्न व्यक्ति था। इसीलिए कंपनी ने प्रसन्न होकर उसकी सेवाओं के बदले में कोटा राज्य को क्या क्या प्रदान किया, एक तो डीग, पंचपहाड़,
आहोर और गंगराड़ के परगने प्रदान किए थे। ये प्रश्न भी आ सकता है, कौन कौन से परगने दिए गए थे और किस सहायता के बदले में। तो याद रखिएगा, पहला है डीग, दूसरा है पंचपहाड़, तीसरा है आहोर और चौथा है हमारे सामने गंगराड़ के परगने प्रदान किए गए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 3 संधियाँ आप लोगों ने देख ली है, एक करौली, एक कोटा और कोटा के साथ पूरक संधि। अगली संधि देखिएगा जोधपुर से, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जोधपुर के महाराजा मानसिंह राठौड़, याद रखिएगा मान सिंह राठौड़ का अपने चचेरे भाई भीम सिंह राठौड़ के साथ एक झगड़ा था जब भीम सिंह राठौड़ जोधपुर के नरेश थे। एक बड़ी कहानी यहाँ पर आती है। असल में महाराजा ये जो मान सिंह राठौड़ थे ये जालंधर नाथ के नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे और महामंदिर का निर्माण भी करवाया था अपने जोधपुर के अंदर। लेकिन जिस समय मारवाड़ पर महाराजा भीम सिंह राठौड़ का शासन था तो ये नाराज होकर जालौर में थे। कई बार बुलाया भीम सिंह राठौड़ ने महाराजा मान सिंह राठौड़ को कि आप जोधपुर आइए, लेकिन आपने हमेशा एक ही बात कही, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर। आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीस पड़े धड़ तड़ फड़े जद छूटे जालोर। आसमान फटेगा, घर टूटेंगे, गर्दनें कटेंगी, उसके पश्चात जाके जालोर छूटेगा महाराजा, इतना आसान नहीं है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा अपनी कन्या कृष्णा कुमारी के विवाह का नारियल जोधपुर महाराजा जो भीम सिंह राठौड़ साहब उनको भेजा गया था। सगाई लंबे समय तक रही। इसी बीच भीम सिंह चूँकि एक तरह से काफ़ी परिपक्व अवस्था थी, पके हुए आम थे तो टपक गए, आपकी मृत्यु हो गई शादी से पहले ही। और भीम सिंह की मृत्यु के पश्चात जो जालोर का जो अधिपति था इस समय मान सिंह राठौड़, वो फिर आगे जाकर जालोर जोधपुर के नरेश बने। इसी बीच जब मंगेतर की मृत्यु हो गई महाराजा भीम सिंह राठौड़ की, तो मेवाड़ महाराणा भीम सिंह सिसोदिया ने अपनी कन्या कृष्णा कुमारी का विवाह का नारियल जयपुर भेज दिया सवाई जगत सिंह के पास। इस बात को लेकर ठन गई सवाई जगत सिंह और जोधपुर के नवनियुक्त शासक मान सिंह राठौड़ के बीच में कि कृष्णा कुमारी से मान सिंह ने कहा कि आप विवाह नहीं कर सकते हैं जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह को, क्योंकि विवाह का नारियल पहले कहाँ आ चुका है, जोधपुर में आ चुका है। इस बात को लेकर झगड़ा बहुत बड़ा, बीच में अमीर खां पिंडारी कूदा। शुरुआत में अमीर खां पिंडारी ने सहयोग किया पैसों के बदले में जोधपुर नरेश मान सिंह राठौड़ का, और फाइनली जगत सिंह ने पैसा देकर उसे अपनी तरफ मिलाया और जो युद्ध लड़ा गया था 13 मार्च 1807 को गिंगोली युद्ध, इसी कृष्णा कुमारी प्रकरण के दौरान, हैपनिंग के दौरान, उस युद्ध में गिंगोली युद्ध में 13 मार्च 1807 को नागौर में जो युद्ध लड़ा गया परबतसर के अंदर गिंगोली युद्ध, उसमें सवाई जगत सिंह कछवाहा जयपुर नरेश ने अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ को परास्त कर दिया। लेकिन पेट यही नहीं भरा, आगे जाकर अमीर खां पिंडारी ने इन दोनों के बीच में समझौता करवाया, मान सिंह राठौड़ और जगत सिंह कछवाहा, और दोनों ने, एक ने अपनी सिस्टर दी दूसरे को शादी करते हुए और एक ने अपनी बेटी दी इधर। और फिर यह तय हुआ कि दोनों में से कोई भी विवाह नहीं करेगा और न ही राजपूताने में किसी को करने देंगे। और इस सारे घटनाक्रम का पटाक्षेप तब हुआ जब अमीर खां पिंडारी के दबाव के चलते, क्योंकि अमीर खां पिंडारी का ये कहना था कि जब तक ये कन्या जीवित रहेगी, ये राजकुमारी रजवाड़े में जीवित रहेगी, रजवाड़ा यूं ही अशांत बना रहेगा और मैं धन का भूखा हूँ, जहाँ से मुझे पैसा मिलेगा मैं पक्का जाऊँगा। अंत में 1810 में विष दिलवाया गया, कहते हैं अमीर खां पिंडारी के प्रेशर के चलते, और महाराणा भीम सिंह को एक तरह से हत्या स्वीकार करनी पड़ी अपनी कन्या की। वो सिसोदिया राजवंश, वो गोहिल राजवंश जो अपनी आन बान शान के लिए मर मिटा करते थे, आप देखिएगा एक गुंडे के सामने किस प्रकार से वो अपने संसाधनों, अपनी कुल गौरव की मर्यादा, परंपराओं को समर्पण कर देते हैं। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा स्वाभिमान कभी नहीं गिरा होगा संपूर्ण रजवाड़े के अंदर, संपूर्ण राजपूताने के अंदर। तो ये वही जोधपुर महाराजा हैं मान सिंह राठौड़, जिन्होंने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से संधि करी। तो जोधपुर ने संधि स्वीकार करी, ये तीसरी रियासत है। जोधपुर ने संधि स्वीकार करी 6 जनवरी 1818 को, याद रखिएगा, ब्रिटिशर्स की तरफ से चार्ल्स मैटकॉफ, लेकिन जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ की तरफ से युवराज छत्र सिंह, व्यास विशन एवं व्यास अभयराम ने इस संधि पर 6 जनवरी 1818 ईस्वी को हस्ताक्षर किए थे। तो ब्रिटिश हुकूमत का पक्ष रखा चार्ल्स मैटकॉफ ने, एवं
जोधपुर का पक्ष रखा महाराजा मानसिंह राठौड़ की तरफ से युवराज छत्र सिंह राठौड़ ने व्यास विशनराम व्यास अभयराम के द्वारा। ये आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, एक तस्वीर देख रहे हैं महाराजा मानसिंह राठौड़ की। इस संधि में कुल 9 धाराएं थी, जबकि हमने कोटा के साथ देखी थी कुल 11 धाराएं थी। इस संधि में 9 धाराएं थी और जो धारा 8वीं थी, याद रखना, जो 8वीं शर्त या 8वीं धारा थी संधि की, वो क्या कहती है कि कंपनी को जब भी आवश्यकता होगी जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ 1500 घुड़सवार कंपनी के सहयोगार्थ प्रस्तुत करेंगे। और जोधपुर से जो खिराज की राशि तय की गई वो थी 1,08,000 रुपये वार्षिक, याद रखिएगा, कुल 1,08,000 रुपये वार्षिक ये खिराज की राशि तय की गई थी किसके साथ? जोधपुर के साथ। तो आपने देखा करौली महाराजा हरबख्शपाल सिंह ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को संधि करी। कोटा महाराव उम्मेद सिंह प्रथम राठौड़ ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को अपने दीवान झाला जालिम सिंह के सहयोग से चार्ल्स मैटकॉफ के साथ संधि करी। फिर कोटा दीवान झाला जालिम सिंह ने 20 फरवरी 1818 ईस्वी को 2 संधियां उन 11 धाराओं में और जुड़वाते हुए कर्नल जेम्स टोड के सहयोग से गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ ब्रिटिश दूत चार्ल्स मैटकॉफ के सहयोग से संधि करी। तीसरी जो रियासत आपने देखी वो थी जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़, जिन्होंने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि करी है। चौथी रियासत यदि हम देखें तो वो है उदयपुर महाराणा भीम सिंह। ये वही भीम सिंह हैं जिन्होंने अपनी कन्या कृष्णा कुमारी के विवाह का नारियल पहले जोधपुर महाराजा भीम सिंह राठौड़ को भेजा था। उनकी मृत्यु के पश्चात वो नारियल फिर भेजा गया जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह को। महाराणा भीम सिंह ने, याद रखना, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को अपने पक्षकार ठाकुर अजीत सिंह को भेजकर इस संधि को चार्ल्स मैटकॉफ के साथ संपन्न किया था। यानी कि ब्रिटिशर्स की तरफ से हस्ताक्षर किए चार्ल्स मैटकॉफ ने और मेवाड़ की तरफ से हस्ताक्षर किए ठाकुर अजीत सिंह ने, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक बड़ी बात है कि ये आपके महाराणा भीम सिंह हैं। मेवाड़ की कुल गौरव परंपराओं, मर्यादा, मान मर्यादा, पद प्रतिष्ठा को देखते हुए चार्ल्स मैटकॉफ ने ये कहा भी था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भी कहा था कि यदि आपको झुकना पड़े जायज़ नाजायज़ शर्तों के आगे मेवाड़ की, क्योंकि उनकी नाक बहुत ऊंची, उनकी पाग बहुत ऊंची है, उनका स्वाभिमान, उनका गौरव बहुत ऊंचा है, तो यदि मेवाड़ को मनवाने के लिए, क्योंकि मेवाड़ का झुकना संपूर्ण राजपूताने का आत्मसमर्पण करना होगा। जब राजपूतों को लग जाएगा कि जब मेवाड़ ही झुक गया तो बाकी फिर और रियासतों में क्या बचा है। तो यदि उनकी 3 जायज़ नाजायज़ शर्तें माननी पड़े उनकी अपनी शर्तों पर इस संधि को करने के लिए, तो भी ब्रिटिश पक्षकार को कहा गया था कि आपको संधि करनी है। लेकिन ब्रिटिशर्स को, चार्ल्स मैटकॉफ और लॉर्ड हेस्टिंग्स को तब बेहद आश्चर्य हुआ जब ठाकुर अजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स के द्वारा जो मसौदा तैयार किया गया था, जो पेश किया गया, उसको बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना कोई अपनी तरफ से बात जोड़े, अपनी बात रखी, उसका अनुमोदन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया। आप समझ सकते हैं कि महाराणा भीम सिंह कितने लालायित थे और अपने सामंतों के सामने वो कितना एक तरह से आत्मसमर्पण कर चुके थे, कितने वो अपने आप को असक्षम, असहाय समझ रहे थे कि उन्हें बड़ी जल्दी थी कि यह संधि आपको करनी ही है। खिराज की राशि क्या तय की गई? मेवाड़ को पहले 5 वर्ष कुल रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा देना है और उसके पश्चात 3/8 जो पार्ट है, 3/8वां हिस्सा कुल राजस्व का देना होगा। यानी कि मेवाड़ को जो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होगा मेवाड़ स्टेट का, मेवाड़ रियासत का, उसके पहले जो 5 वर्ष होंगे वो कुल राजस्व का 25%, 1/4 हिस्सा, और उसके पश्चात फिर 3/8वां हिस्सा आपको देना होगा। एक बात देखिएगा, यहाँ पर एक बात और आती है कि इस संधि से पहले 1805 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने अपना एक दूत जिसका नाम था भैरव बख्श, उसको टोंक में लॉर्ड लेक के कैंप में भेजा था संधि करने के लिए। यद्यपि ये वही दौर है जब कृष्णा कुमारी की बात चल रही थी, लेकिन लॉर्ड लेक ने अपनी हस्तक्षेपवादी ब्रिटिश कंपनी की एक निर्धारक नीति के तहत इस संधि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जो 1805 में महाराणा भीम सिंह के द्वारा अपने दूत भैरव बख्श के द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन जो संधि 13 जनवरी 1818 को की गई, उसमें ठाकुर अजीत सिंह ने संधि पर मेवाड़ की तरफ से मेवाड़ के पक्षकार के रूप में हस्ताक्षर किए थे। ओझा जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 2 में पृष्ठ संख्या 705 पर,
वो क्या लिखते हैं, यदि राणा की अंग्रेजी सरकार से संधि नहीं होती तो संपूर्ण मेवाड़ मराठों के राज्यों में मिला होता। असल में इसके पीछे की जो मूल वजह है, मराठों के राज्य में मिलता नहीं मिलता, लेकिन सामंत बर्बाद कर देते। तो सामंतों की फूट, सामंतों की वैमनस्यता, सामंतों की ईर्ष्या इतनी अधिक हो चुकी थी कि झाला जालिम सिंह ने पिंडारियों के साथ मिलकर, मराठों के साथ मिलकर मेवाड़ की पूरी भूमि को रौंद के रख दिया था। आप लोगों को आश्चर्य होगा इस बात को लेकर। और भीम सिंह को एक वक्त के लिए कोटा दीवान झाला जालिम सिंह का पेंशनर बन के रहना पड़ा था। इस बात को आप लोग बेहद अच्छे से समझ लीजिएगा। तो अब तक आप लोगों ने कुल 4 संधियाँ देखी। करौली से महाराजा हरबख्शपाल सिंह 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817, ये आप लोग देख चुके हैं, देखिएगा। और फिर कोटा ने संधि करी, कोटा महाराव, ये आप लोग देख चुके हैं, कोटा महाराव। उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा ने 26 दिसंबर 1817 को। फिर कोटा ने ही पूरक संधि करी झाला जालिम सिंह की तरफ से, जो दीवान था। 6 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए थे, मैटकॉफ, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम हाड़ा, आपके झाला जालिम सिंह, इसके बाद महाराजा शिवदान सिंह, हुलचंद और शाह जीवन राम ने 20 फरवरी 1818 ईस्वी को 11 धाराओं के अलावा 2 पूरक धाराएं और जोड़ी गई थी। तीसरी जो रियासत जिसने संधि करी वो थी जोधपुर। महाराजा मानसिंह राठौर ने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि करी। और चार्ल्स मैटकॉफ के साथ जो हस्ताक्षर किए गए जोधपुर के पक्षकार के रूप में वो थे युवराज छत्र सिंह, व्यास विशनराम और व्यास अभयराम। उदयपुर ने संधि करी महाराणा भीम सिंह की तरफ से ठाकुर अजीत सिंह ने 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का मैटर आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया है। अगली स्लाइड में आपके सामने लेकर आऊँ, तब तक के लिए